आज की कहानी है दोस्तों, माँ का प्रायश्चित। बाय मॉम, बाय डैडी। निकिता हाथ हिलाते कॉलेज चली गई। ये लड़की तो मुझे जीते जी मार डालेगी। 1000 बार कह चुका हूँ मुझे डैड नहीं पापा बोला कर, पर नहीं, अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी अंग्रेजियत यहीं छोड़ गए। सुबह सुबह ही नैतिक का मूड खराब हो गया था। नैतिक, मैं अपनी एरोबिक्स क्लास इंसेप में जा रही हूँ। वहाँ से किट्टी पार्टी और फिर वहीं से अरुण आश्रम की मीटिंग में चली जाऊंगी। लौटने में देर हो जाएगी। रामू से कुछ हल्का खाना बनवा लेना। और हाँ, निकिता आज देरी से लौटेगी। कल्पना जल्दी जल्दी बात समाप्त कर निकलना चाह रही थी, तभी नैतिक ने सवाल उछाल दिया। क्यों? अब आज क्यों देर हो जाएगी? अभी परसों तो देर से ही आई थी। उस दिन वो डेटिंग पर गई थी, इन दिनों वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही है। कल्पना बोल तो गई, पर उसे नैतिक के भड़कने का पूरा अंदेशा था। और वही हुआ। कल्पना, निकिता बड़ी हो गई है, तुम्हें उसकी गतिविधियों पर अंकुश रखना चाहिए। 2 दिन बाद ही मेरा दोस्त तिवारी परिवार सहित हमारी बेटी को देखने आ रहा है। बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत परिवार है। मैं चाहता हूँ हमारी निकिता का रिश्ता यहाँ हो जाए। इस बारे में हम शाम को बात करेंगे, अभी मुझे देर हो रही है, कहकर कल्पना झटके से निकल गई। नैतिक उसे जाते हुए देखता रहा और ख्यालों में खो गया। जज नैतिक तिवारी को रिटायर हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन इन कुछ महीनों में ही वे बहुत एकाकीपन अनुभव करने लगे थे। जब वह जज बने थे तो कल्पना का भी सामाजिक स्तर एकाएक ऊंचा हो गया था। वो कई समाज स्वयंसेवी संस्थाओं और किट्टी पार्टियों की सदस्यता बन गई थी। स्वयं उनके सेवा मुक्त हो जाने पर भी पत्नी की व्यस्तता बनी हुई थी, अपितु पहले से बढ़ गई थी। अपनी देह यष्टि को आकर्षक बनाए रखना भी इसीलिए उसके लिए अनिवार्य हो गया था, और प्रतिदिन फिटनेस सेंटर जाना भी उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया था। बेटी निकिता भी माँ के नक्शे कदम पर चल रही थी, पूरी तरह आज के भौतिकवादी युग में रंगी हुई। आज़ादी के 56 वर्षों में देश कोई दूसरी इंदिरा गांधी तो नहीं दे पाया। हाँ, 5 मिस वर्ल्ड और 2 मिस यूनिवर्स अवश्य दे दी। खैर, अब किसी तरह बेटी का रिश्ता दोस्त के बेटे से हो जाए तो सब चिंताओं से छुटकारा मिले। सोचते हुए नैतिक कल्पनाओं के आकाश से धरती पर उतर आए। अजय तिवारी परिवार के स्वागत को लेकर नैतिक कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे। कल्पना ने भी आज घर पर ही रहने का निश्चय कर लिया था, लेकिन निकिता का कहीं अता पता न था। खाने के बाद सभी बाहर हल्की धूप का आनंद ले रहे थे। तभी निकिता चहकती हुई गेट से प्रविष्ट हुई। कल्पना उसे आगाह करती, इससे पूर्व ही चुस्त जीन्स और बिना बाजू के टॉप में निकिता हाय मॉम डैड करती आ धमकी। मॉम, मैं मिस मॉडर्न बन गई। मैं इतनी मस्त कैटवॉक की कि सारा हॉल सीटियों और तालियों से गूंज उठा। इतना मज़ा आया मॉम कि बस पूछो ही मत। अब मेरा अगला टारगेट है मिस इंडिया और फिर मिस यूनिवर्स। आधा से बोलते हुए निकिता खिलखिला पड़ी। निकिता, थोड़ा फ्रेश हो लो। कल्पना उसे खींचती हुई अंदर ले गई। बोझिल हो उठे वातावरण में तिवारी परिवार ने विदा ली। अगले ही दिन फोन पर नैतिक को आशानुकूल जवाब मिल गया। नैतिक, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे घर की बहू बनकर शायद उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी न हो पाएं, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नैतिक के लिए यह घटना एक वज्राघात के समान थी। वह गुमसुम रहने लगे, लेकिन कल्पना और निकिता पर इसका कोई असर न था। कल्पना ने तो स्पष्ट शब्दों में कह भी दिया, अच्छा हुआ मेरी बेटी उस दकियानूस परिवार में बहू बनने से बच गई। अरे, उसके लिए तो लड़कों की लाइन लगी है। कल्पना गलत भी कहाँ थी। निकिता के ही कॉलेज में पढ़ने वाला मनु निकिता की सुंदरता से अभिभूत था। करोड़पति खानदान के इकलौते वारिस का रिश्ता आते ही कल्पना ने चट से हाँ कर दी। नैतिक ने तो घरेलू मामलों में पूर्णतः चुप्पी साध ली थी। निकिता ने जरूर अपने करियर का हवाला देकर ना नुकुर की, लेकिन कल्पना के समझाने पर शांत हो गई।
निकिता की विदाई के साथ ही नैतिक और भी एकाकी हो गए। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह पुस्तकों में डुबो दिया। कल्पना पर इसका कोई असर न पड़ा और वो पहले से कहीं ज़्यादा क्लबुआ सोसाइटी में व्यस्त हो गई। शादी के बाद निकिता का समय तो पंख लगाकर उड़ चला। मनु के संग पार्टी, होटल, फिर लंबे हनीमून में 2 माह कब बीत गए उसे पता ही न चला। मनु ने जब पिता के साथ पुनः शोरूम पर जाना आरंभ कर दिया तो निकिता के लिए दिन पहाड़ सा हो उठा। उसने पुनः जिम आदि जाना आरंभ कर दिया और मॉडलिंग एजेंसियों के चक्कर काटने लगी। मनु के माता पिता को भनक लगी तो उन्होंने बेटे के माध्यम से बहू को समझाना चाहा, लेकिन निकिता कुछ भी सुनने समझने को तैयार न थी। जब मनु ने थोड़ी सख्ती बरतनी चाही तो वो गुस्से में घर छोड़कर आ गई। जब नैतिक ने समझा बुझाकर उसे पुनः ससुराल भेजना चाहा तो कल्पना बीच में आ गई। उसके अनुसार निकिता को अपना करियर बनाने का पूरा अधिकार है और मनु व उसके घर वाले उसके पैरों में बेड़ियां डालने का प्रयास कर रहे थे। नैतिक और मनु ने समझौते का भरसक प्रयास किया पर कल्पना ने उनकी एक न चलने दी। निकिता की जिंदगी पुनः पुराने ढर्रे पर चल पड़ी। उसे माँ के घर लौटे हुए लगभग 1 महीना हो गया था, लेकिन धीरे धीरे निकिता महसूस करने लगी कि उसके पुराने संग साथी अब उसे कटने लगे हैं। मॉडलिंग के भी अच्छे ऑफर नहीं मिल रहे थे। शायद उसका शादीशुदा होना इसका कारण रहा हो। जो भी हो, निकिता स्वयं अब सबसे कटने लगी और अपना अधिकाधिक समय घर पर बिताने लगी। यही नहीं, इन दिनों उसे मनु की याद भी बेहद सताने लगी थी। उसके साथ बिताए मधुर लम्हों को याद कर वो अकेले में भी मुस्कुरा देती। वो महसूस करने लगी थी कि अपना घर छोड़कर उसने बहुत बड़ी भूल की है। भला पूरी जिंदगी वो मनु के बिना कैसे गुजार सकती है। अपना भविष्य उसे अंधकार में नजर आने लगा। रह रह कर उसे माँ पर गुस्सा आता था। जब वो पापा को अकेले दिन रात पुस्तकों में डूबा देखती तो माँ के प्रति उसका गुस्सा दोगुना हो जाता। क्या उसके बिना मनु भी इतना ही एकाकी हो गया होगा? रह रह कर उसे यह ख्याल आने लगा, पर लौटने के सारे रास्ते तो वो स्वयं ही बंद कर आई थी। निकिता खोई खोई रहने लगी। हर वक्त उसे उदास देखकर एक दिन कल्पना ने उसे डांट दिया, इस तरह मुंह लटकाए घूमोगी तो बन गया तुम्हारा करियर। अगर खुद से कुछ नहीं कर सकती तो कल से मेरे साथ चला करो। निकिता भी भरी बैठी थी, फट पड़ी। आपके साथ जाकर मुझे अपनी ज़िंदगी और तबाह नहीं करनी। मैं अपने हाल में खुश हूँ। पहले आपने पापा की ज़िंदगी तबाह की, फिर मेरी। कल्पना इस आक्षेप से तिलमिला हो गई। गुस्से से तमतमाती वो घर से निकल गई। सोसाइटी की मीटिंग में जब उस पर ढंग से काम नहीं करने का आरोप लगाया गया तो वो आवेश में आ गई और इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया और घर सूचना भिजवाई गई, डॉक्टर के ये बताने पर कि कल्पना को दिल का गंभीर दौरा पड़ा है। नैतिक और निकिता के तो हाथ पांव फूल गए। निकिता को कुछ नहीं सूझ रहा था। घबराहट में उसने मनु को फ़ोन कर दिया। मनु ने तुरंत आकर सारी स्थिति संभाल ली। पहले अस्पताल की सारी कागजी कार्रवाई पूरी की, दवा वगैरह लेकर आया। नैतिक और निकिता को ढाढ़स बंधाया। दोपहर तक मनु के माता पिता सभी के लिए खाना लेकर आ गए। नैतिक और निकिता की इच्छा न होने के बावजूद उन्होंने आग्रह करके उन्हें खाना खिलाया। निकिता की तो किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। रात को मनु ने जबरदस्ती सभी को घर भेज दिया और अकेला अस्पताल में रहा। कल्पना को अस्पताल में भर्ती हुए 3 दिन हो चुके थे। वो बिस्तर पर अकेली लेटी शून्य में निहार रही थी। मनु को उसने जबरदस्ती कुछ देर के लिए निकिता के संग बाहर भेज दिया था। कल्पना सोच रही थी यदि मनु की जगह उसका अपना बेटा होता तो शायद वो भी उसकी इतनी अच्छी देख रेख न कर पाता।
फिर अपने विचारों पर उसे स्वयं ही शर्मिंदगी महसूस हुई। मनु उसका बेटा ही तो है, वो तो उसे बिल्कुल अपनी माँ समझकर सेवा कर रहा है। वही अपने तुच्छ विचारों से अभी तक ऊपर नहीं उठ पाई है। फिर उसे नैतिक का ख्याल आया। नैतिक भी कितने बूढ़े लगने लगे हैं। जब युवा थे तब कितने आकर्षक और वाक्पटु थे। अब और अब हर वक्त खामोश। उनकी वक्तृत्व क्षमता पर ही वो रीझ गई थी। कल्पना के सम्मुख एक एक करके अतीत के पन्ने खुलने लगे। नैतिक उस समय वकालत कर रहे थे। कल्पना की सहेली के पिता के पास वो अपनी प्रैक्टिस के सिलसिले में आया करते थे। वही उनकी कुछ मुलाकातें हुईं। कल्पना को नैतिक की वाक्पटुता ने तो नैतिक को कल्पना की सुंदरता ने मोह लिया। दोनों के पारिवारिक स्तर में जमीन आसमान का अंतर था। कल्पना के पिता कचहरी में एक मामूली क्लर्क थे, तो नैतिक के पिता शहर के जाने माने व्यवसायी। घर वालों के विरोध के बावजूद नैतिक ने कल्पना से कोर्ट मैरिज कर ली थी। कल्पना को जिंदगी में नैतिक से सब कुछ मिला था। भरपूर प्यार, समाज में मान सम्मान, ऐशो आराम की जिंदगी और फिर निकिता जैसी प्यारी सी बिटिया। नैतिक एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे। इसके साथ ही उनकी व्यस्तता भी बढ़ती जा रही थी। फिर भी वो निकिता और कल्पना को अपना कीमती वक्त देने का भरसक प्रयास करते। कल्पना को याद आ रहा था, एक बार उसने नैतिक से अपने अकेलेपन की शिकायत की थी, तो नैतिक 15 दिनों का अवकाश लेकर उसे और निकिता को पहाड़ों पर घुमाने ले गए थे। उन्होंने ही कल्पना को कई किटी पार्टियों और सभा सोसाइटियों का सदस्य बनवाया, ताकि उनके व्यस्त रहने पर कल्पना का मन लगा रहे। कल्पना को मामूली सर दर्द या बुखार होता तो नैतिक अपनी प्रैक्टिस छोड़ रात दिन उसके सिरहने बैठे रहते। कल्पना उन्हें कोर्ट चले जाने को कहती या प्रैक्टिस में घाटा हो जाने का ध्यान दिलाती तो नैतिक को अच्छा नहीं लगता था। वह कहते, कल्पना, जिंदगी कोई भी चीज़ मेरे लिए तुमसे बढ़कर नहीं है। और कल्पना निहार हो जाती। उन्हीं भरपूर प्यार करने वाले नैतिक को उसने जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर कितना एकाकी बना कर दिया है। जीवन के जिस पड़ाव पर उन्हें कल्पना के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी पड़ाव पर उसने हाथ झटक लिया। जो स्त्री अपना घर न संभाल सके, उसे भला समाज सेवा का क्या अधिकार है। और निकिता, उसके साथ भी कहाँ न्याय कर पाई वो। बस फैशन और आधुनिकता के पीछे भगाने वाली जीती जागती गुड़िया बनाकर रख दिया उसे। काश उसने उसे कुछ अच्छे संस्कार दिए होते तो आज वो एक सुखी जीवन बिता रही होती। एक और मनु जैसा संस्कारशील युवक है, जिसे देखकर कोई भी उसके माता पिता की प्रशंसा किए बिना नहीं रहेगा कि उन्होंने अपनी संतान को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। वही दूसरी ओर निकिता है, उत्संग, अभिमानी और मुंहफट। उसे ऐसा बनाने और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदार वो स्वयं है। निकिता ठीक ही तो कह रही थी, न तो वो अच्छी बीवी बन पाई और न अच्छी माँ। भगवान ने उसे ये दूसरा जन्म शायद अपनी गलतियाँ सुधार लेने के लिए ही दिया है। एक दृढ़ निश्चय के साथ कल्पना पलंग पर उठकर बैठ गई। तभी नैतिक ने कमरे में प्रवेश किया। अरे ये क्या कर रही हो? अभी तुम बहुत कमज़ोर हो। लो, मैं तुम्हें सहारा देकर बैठा देता हूँ। कहते हुए नैतिक ने कल्पना को तकिए के सहारे बैठा दिया। कल्पना एक टक नैतिक को देखे जा रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? नैतिक ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे छुट्टी कब मिलेगी? कल्पना ने पूछा। यही तो बताने आया था मैं। कल तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, कल तुम घर चल सकोगी, लेकिन अभी कुछ दिनों तुम्हें पूर्ण विश्राम करना होगा। कुछ समय बाद ही तुम घर से बाहर निकल पाओगी, नैतिक ने समझाते हुए कहा। मुझे अब कहीं नहीं जाना नैतिक। इतने वर्षों बाद तो घर लौट रही हूँ, अब कहीं नहीं जाऊँगी। कल्पना बुदबुदा रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लेट ही जाओ। कहते हुए नैतिक ने कल्पना को फिर से लेटा दिया।
घर लौटकर कल्पना बहुत राहत महसूस कर रही थी। घर भी उसे कुछ नया नया सा और बेहद अपना सा लग रहा था। सच है, जब देखने वाले का दृष्टिकोण बदल जाए तो हर चीज़ स्वतः ही बदल जाती है। बहुत दिनों बाद सभी डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खा रहे थे। मनु भी मौजूद था। आजकल रामू बहुत अच्छा खाना बनाने लगा है। सूप और सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। कल्पना ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यह रामू का नहीं, तुम्हारी बिटिया के हाथों का कमाल है। नैतिक ने और सब्जी परोसते हुए कहा, क्या सचमुच निकिता, तुमने कब खाना बनाना सीखा? कल्पना को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। मम्मा, वो जब मैंने घर रहना शुरू कर दिया था तो मन लगाने के लिए किचन में हाथ आजमा लिया करती थी, निकिता ने सकुचाते हुए बताया। हालांकि मन ही मन अपनी प्रशंसा सुन वो बेहद खुश हो रही थी और उस समय तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा जब मनु ने भी कल्पना का समर्थन करते हुए कहा, खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट बना है। उपयुक्त मौका जानकर कल्पना बोल पड़ी, लेकिन मेरे भाग्य में इतना स्वादिष्ट खाना अब ज़्यादा दिन खाना नहीं लिखा है। ऐसा क्यों बोल रही हो कल्पना? नैतिक ने टोका। अरे बाबा, कुछ दिनों में निकिता मनु के संग अपने घर चली जाएगी, फिर मुझे इतना अच्छा खाना कौन बनाकर खिलाएगा? कल्पना शरारत से बोली। ऐसी क्या बात है मम्मा, आपका जब निकिता के हाथ का खाना खाने का जी चाहे आप वहाँ चलिए ना, आखिर वो भी तो आप ही का घर है। मनु ने सरलता से कहा। नैतिक मन ही मन कल्पना की प्रशंसा किए बिना न रह सका। कितनी चतुराई से सबके दिलों की बात उसने जुबां से इतनी सहजता से बयां कर दी थी। और कल्पना मन ही मन सोच रही थी कि ये तो प्रायश्चित की शुरुआत भर है।